Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss unit number first of class second year, that is electrostatics. So students, what is electrostatics? Electrostatics is the branch of physics which deal with the charges, which deal with the study of charges at rest. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें चार्जेस को स्टडी किया जाता है, वो चार्जेस जो रेस्ट में हो या वो वेरी स्लो मोशन करे। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में हो या वो वेरी स्लो मोशन करें तो स्टूडेंट्स फिजिक्स की ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड हमारे पास चार्ज अपीयर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज चार्ज? चार्ज की स्टूडेंट्स कोई प्रॉपर डिफिनीशन किसी बुक या आपको गूगल से नहीं मिलेगी, बल्कि चार्ज बेसिकली क्या है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जैसे कि मैस। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? जो चार्ज हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी होती है? जो इसको नेचर की तरफ से गिफ्ट होती है, जो किसी ने इसको दी नहीं होती बल्कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर मज़ीद रिसर्च नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स चार्ज दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, दोनों लाइक चार्जेस है, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यानी अनलाइक जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाय द फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे करें? चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो स्टूडेंट्स को बाय रबिंग या बाय द मेथड इंडक्शन, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, उससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है चार्जेस को। तो स्टूडेंट्स जो बाय रबिंग है ये वेरी सिंपल। आप कोई कम या कोई प्लास्टिक मटेरियल आप ले लें, कुछ पीसेस ऑफ पेपर ले लें। तो स्टूडेंट जैसे ही आप उसको रब करते हैं उस प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को, यानी कम है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है प्लास्टिक का, तो जब आप इसको रब करते हैं तो हेयर से यहाँ पर चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब आप इसको करीब लेके आते हैं क्लोज टू पेपर, पीसेस ऑफ पेपर, तो एज अ रिज़ल्ट जो पीसेस ऑफ पेपर है वो क्या होंगे? वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द मार्कर या टुवर्ड द ऑब्जेक्ट जिसको आपने रब किया था। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ? अब ये चार्जेस कहाँ से आए? ये फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र हुए, मेरे हेयर से मार्कर में या मार्कर से मेरे हेयर में। तो इस तरह चार्जेस क्या होते हैं? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र होते हैं और चार्जेस को हम ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा कोई और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल बैलून। तो बैलून को भी जब आप स्टूडेंट्स रब करते हैं, किसी भी यानी कोई आपके पास क्लॉथ वगैरह है, तो जैसे आप उससे रब करते हैं, रबिंग के बाद आप उसको किसी वाल के साथ उसको अट्रैक्ट करें तो वो टुवर्ड द वाल अट्रैक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स चार्जेस को हम बाय द मेथड इंडक्शन और बाय द मेथड रबिंग हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और चार्ज का जो स्टूडेंट सिंबल है वो क्या है? सिंबल क्यू सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट है वो है कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था चार्ज के बारे में बेसिक कंसेप्ट। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की तरफ के व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी पढ़ा है, आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह वगैरह पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी इन आइसोलेटेड सिस्टम charges cannot be created
and not be destroy but it transfer from one body to another body। चार्जेस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे ही इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीसेज ऑफ पेपर और जो कम या कोई और प्लास्टिक मटेरियल था उसका, तो फ्रेंड्स जब आपने उसको रब किया, रबिंग के बाद जब आप उसको पीसेज ऑफ पेपर के क्लोज लाए तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, जो पीसेज ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट हुए टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसे हमने चार्जेस को क्रिएट नहीं किया, बल्कि जब हम रबिंग का प्रोसेस कर रहे थे तो उस दौरान जो चार्जेस थे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए थे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की तरफ कि व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन एंड व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन क्या होती है, ये क्वांटिटी जो अवेलेबल होती है फिक्स अमाउंट किसी भी बॉडी के अंदर, कोई फिक्स अमाउंट होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फिर क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं जो स्टेशनरी की उसकी शॉप है, तो वहाँ पर आप फॉर एग्जांपल डिमांड करते हैं मार्कर की, तो आप इस तरह कहते हैं कि आप एक मार्कर दे दे, 2, 3 या 4 इस तरह। कभी आपने ऐसा नहीं कहा होगा कि मुझे 1.5 मार्कर चाहिए या 2.5 या 3.5 या 3.2, यानी फ्रैक्शन में आप वैल्यू नहीं बताते, बल्कि आप एक फिक्स अमाउंट बताते हैं, जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। सेम जो चार्जेस भी होते हैं ये भी क्वांटाइज होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्जेस भी फ्रैक्शन में नहीं होते, यानी 1.5 चार्ज, 2.5 चार्ज ऐसे नहीं होता, बल्कि क्या होता है 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, इस तरह हमारे पास चार्जेस होते हैं। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, where E is charge on electron, in charge of electron, Q is charge, N is any integer, integral multiple of fundamental unit, जो इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल यूनिट है, इसका जब आप इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं तो आपके पास चार्ज क्या हो जाता है, क्वांटाइज। अब जो E की वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज दुनिया में सबसे स्मॉल चार्ज माना जाता है एक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इसका जो चार्ज होगा वो भी फंडामेंटल चार्ज होगा, और इसी को यहाँ पर एज ए यूनिट हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी प्रोटॉन या बाकी क्यों नहीं लिया जाता, वजह यह है कि अगर हम प्रोटॉन को कंसिडर करें तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है, वो क्वार्क्स वगैरह से बनाता है, जो हम लास्ट यूनिट में उसको जो पार्टिकल्स फिजिक्स है उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको ही फंडामेंटल कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। जैसे प्रोटॉन क्वार्क्स वगैरह से बना होता है या न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स वगैरह से बना होता है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल है, इंडिपेंडेंट है अदर पार्टिकल से, इसलिए इसको हम स्मॉलेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं और इसी को हम चार्ज के लिए एज ए यूनिट भी कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर क्यों चार्ज है, n जो है ये एनी एंटीजर है, ये क्या है स्टूडेंट्स, एंटीजर, और E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लें, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम, या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन अप टू सो ऑन, यानी 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज में आ सकता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। एन हमारे पास
इंटीजर हैं जो जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, जैसे 1.5 चार्ज, 2.5 चार्ज। कभी भी आप जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से यानी उससे इजेक्ट होता है तो एज अ रिज़ल्ट उसके ऊपर ओवरऑल जो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव। कभी भी आप या एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह आप रिमूव करेंगे। कभी भी आप हाफ इलेक्ट्रॉन को या 1.5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं या ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो चार्ज के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट था आपको उसको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कूलम्ब लॉ। तो स्टूडेंट्स, कूलम्ब लॉ जो है वो बेसिकली किसके बारे में है? वो चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो फोर्स होती हैं उसके बारे में कूलम्ब ने एक लॉ इस्टेब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, हम यहाँ पर 2 चार्जेस कंसिडर करें। कंसिडर करें स्टूडेंट, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। लेट्स से इस चार्ज को हम Q1 कहें और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से इसको आप Q2 कहें, या दोनों चार्जेस हम नेगेटिव ले लें Q1 एंड Q2, या हम स्टूडेंट्स एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव ले लें, लेट्स ये भी Q1 एंड दिस इज Q2। जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो स्टूडेंट्स क्या होगा? उसको लेट्स से हम कहें R। जो दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम कंसिडर करें वो क्या है? R। अब जो कूलम्ब लॉ है कूलम्ब लॉ जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द फोर्स ऑफ रिपल्जन और अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges and inversely proportional to the square distance between them. The force of repulsion or the force of attraction between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of these charges and inversely proportional to the square distance between them. Mathematically अगर यहाँ पर हम लिखें कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस, कंसिडर कर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये उसकी अकॉर्डिंग टू जो उसकी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इनका जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, यानी जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, फॉर एग्जांपल ये 5 कूलम्ब का है, ये भी 5 का है, जितना आप इसको इंक्रीज़ करते जाएं, ये 6 का 6 7 8 इस तरह आप इसको इंक्रीज़ करते जाएं, तो जितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतनी ही ज़्यादा होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन भी इतनी ही ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, या एक चार्ज नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपल्जन होगी, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा ही रिपल्जन होगी फोर्स के साथ। और जो नेगेटिव चार्ज ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितने ज़्यादा इनका मैग्नीट्यूड होगा इतनी ही ज़्यादा इनके दरमियान फोर्स होगी, या वो रिपल्जन की होगी या वो अट्रैक्शन की होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना ज़्यादा इसका आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाए तो चूँकि प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स है, तो अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। तो डिस्टेंस आप जितना इंक्रीज करेंगे तो चार्जेस के दरमियान इतना ही फोर्स क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स उनके दरमियान कम होगी। अगर आप डिस्टेंस को कम करते हैं तो क्या होगा? जो फोर्स है उनके दरमियान वो इंक्रीज होगी। दोनों इक्वेशन में चूँकि हमारे पास फोर्स आ रही है तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं
सो हमारे पास बाय कॉम्बिनेशन कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, जब हमने दोनों फोर्सेस को कंबाइन किया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम रिमूव करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, किसी भी कांस्टेंट से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स K क्या है, K को स्टूडेंट्स K की जो वैल्यू है वो है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो आपको एप्सिलॉन नॉट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एयर है या कोई और मीडियम है। जो कोई और मीडियम होगा उसके लिए फिर रिलेटिव परमिटिविटी हम देखते हैं, वो थोड़ी देर बाद वो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो यानी उनके दरमियान एयर हो तो उसके लिए जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। अब स्टूडेंट्स जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है फॉर द एयर वो क्या है, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। जब आप इसको यहाँ पर पुट करते हैं, 4 भी कांस्टेंट है, पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब आप ये पुट करते हैं तो K की वैल्यू, अब आप इनको जब आप 1 से डिवाइड भी करें तो आपके पास आ जाएगा 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये K की वैल्यू है। अब हम इस K की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू, K की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके लिए जनरल फार्मूला आ गया है। इस फार्मूले को हम कहते हैं कूलम लॉ का जो फार्मूला है फोर्स के लिए। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर एक चार्ज एक के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो दूसरा भी एज अ रिजल्ट उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दो चार्जेस कंसिडर करें, ये Q1 है ये Q2 है, तो क्या होगा अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। लेट्स से ये इसकी जो फोर्स है इसको हम चार्ज Q1 कहें और ये Q2 है, तो 1 2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और एज अ रिजल्ट जो ये वाला चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और वो होगा F21, यानी जो सेकंड चार्ज है वो पहले वाले के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू -F21। मैंने माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही है। अब हम स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास इसका जो वेक्टोरियल फॉर्म है उसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो वेक्टोरियल फॉर्म है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा, वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एरोहेड ले लेते हैं, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर R आएगा। यूनिट वेक्टर R क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू R डायरेक्शन डिवाइडेड बाय R मैग्नीट्यूड। ये हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस डायरेक्शन में चार्ज फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, यानी ये फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है, ये फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यूनिट वेक्टर R से हमें प्रोवाइड होगी और ये जो यूनिट वेक्टर R है वो किसके इक्वल है, डायरेक्ट R डायरेक्शन डिवाइडेड बाय R मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास कूलम लॉ हमारे पास आ गया है वेक्टोरियल फॉर्म में भी। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ये है किसके लिए, अगर इनके दरमियान दो चार्जेस के दरमियान क्या हो, एयर हो।
तब हमारे पास ये इक्वेशन, ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम हो तो स्टूडेंट्स वो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, उसके लिए फिर जो हमने परमिटिविटी फाइंड करनी होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी कैसे होगी? रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं ER से, और वो इक्वल होगी किस चीज़ के? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, वेयर ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई स्टूडेंट्स? ये आपको पता है कि इक्वेशन है ये किसके लिए थी? फ्री स्पेस के लिए। अब जो कोई मीडियम जब आप प्लेस करते हैं तो एप्सिलॉन के बजाय वहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट पुट करें, दोनों इक्वेशन को आप दूसरे के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास एक रेशो आ जाएगी। जब आप इस इक्वेशन को यानी एप्सिलॉन नॉट वाली और दूसरी जो आप बनाएंगे एप्सिलॉन वाली, जब आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक रेशो आएगी। ये रेशो हमें रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताती है जब आप मीडियम को प्लेस करते हैं किसी भी दो चार्जेस के दरमियान। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है उसको आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो तब के नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।